तो बच्चों आज की क्लास में लॉर्ड ऑकलैंड यहां से बताया जाएगा। ये 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड यह गवर्नर जनरल बनकर आया था। आपको बताएं कि लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई, अफगान वॉर। अफगानिस्तान को ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, रशिया की सरकार भी चाहती थी। बच्चों आपको बताएं कि अफगानिस्तान दो देशों के मध्य में पड़ता था। अब देखिए अफगानिस्तान का झुकाव रशिया की तरफ भी था, ब्रिटेन की तरफ भी था, फ्रांसीसियों की तरफ था। फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि अफगानिस्तान पर्शिया पर उसका अधिकार हो, जबकि रशिया चाहता था कि अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो। वैसे रशिया और अफगानिस्तान के बीच में चार चार युद्ध हो चुके थे। चारों बार रशिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया था। रशिया चाहता था कि अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो जाए, और यदि रशिया का अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाता तो इंडिया जैसी कॉलोनी के लिए अंग्रेजों को भारी संकट आ सकता था, बड़ा खतरा पैदा होता। इसलिए ब्रिटेन नहीं चाहता था, ब्रिटिश कंपनी नहीं चाहती थी कि रशिया अफगानिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखे। तो बच्चों इसीलिए अफगानिस्तान पर रशिया का दबाव बढ़ रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि अफगानिस्तान का किंग एक ऐसा व्यक्ति हो जो उसके इशारे पर काम करे। एक ऐसा व्यक्ति ब्रिटिश कंपनी के पास था, उसका नाम था शुजा शाह। शुजा शाह अहमद शाह दुर्रानी के वंश का था। ध्यान दीजिएगा, शुजा शाह या शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी के वंश का था, जिसे भगाकर दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। दोस्त मोहम्मद खान ने 1823 में दोस्त मोहम्मद खान ने 1823 में शुजा शाह को अफगानिस्तान से मार भगाया। शुजा शाह ब्रिटिश कंपनी के पास शरण लिया हुआ था। ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि शाह शुजा या शुजा शाह को अफगानिस्तान का एक पॉपेट किंग बना दे, कठपुतली सरकार उसके अंडर बना दे। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब और लाहौर के किंग महाराजा रणजीत सिंह से समझौता किया। बच्चों आपको बताएं कि त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, ट्रिपार्टाइट समझौता, जिस पर शुजा शाह ने हस्ताक्षर किए। शुजा शाह को अफगानिस्तान का किंग बनाया जाएगा। उसके बदले में शुजा शाह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह की बात को मानेगा। तो बच्चों यहां यह पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। 1838 की बात है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड ऑकलैंड और पॉपेट शुजा शाह तीनों ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने, ब्रिटिश कंपनी ने शुजा शाह को अफगानिस्तान पर एक पॉपेट कठपुतली शासक बैठाना चाहता था। वैसे आपको बताएं महाराजा रणजीत सिंह का बॉर्डर अफगानिस्तान से टच करता था। दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान का इस समय किंग था। दोस्त मोहम्मद खान का बेटा अकबर मोहम्मद खान या मोहम्मद अकबर खान, वह महाराजा रणजीत सिंह से लड़ाई लड़ा था, जमरूद की लड़ाई। जमरूद की लड़ाई में महाराजा रणजीत सिंह को उसने हरा तो दिया था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह से पेशावर छीन नहीं पाया था, जबकि पेशावर पहले अफगानिस्तान के अंडर में था। इसलिए अफगानिस्तान पर ऐसा पॉपेट किंग बनाना चाहते थे लोग दोनों मिलकर के, जिससे कि वो महाराजा रणजीत सिंह की बात सुने और कंपनी की बात सुने। तो बच्चे यह त्रिपक्षीय संघर्ष समझौते के बाद तो 1838 की बात है। ट्रिपार्टाइट
ट्रीटी, त्रिपक्षीय संधि, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस समय ब्रिटिश कंपनी की तरफ से लॉर्ड ऑकलैंड था, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से लॉर्ड ऑकलैंड था। दूसरा, इस पे महाराजा रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस पे हस्ताक्षर किए। और तीसरा, शुजा शाह। शुजा शाह याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी का उत्तराधिकारी था, जिसे 1823 में मार भगाया गया अफगानिस्तान से। यह ब्रिटिश कंपनी के पास शरण लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अफगानिस्तान का किंग बनाना चाहती थी, जिससे कि अफगानिस्तान पर यह कंपनी के लिए काम करे, अफगानिस्तान पर रशिया का दबाव न बढ़ पाए। तो इस तरह से तीनों ने हस्ताक्षर किए। अब देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त था। अच्छा, वैसे इस समय अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में इस समय किंग कौन था बच्चे? अफगानिस्तान में इस समय यहां का किंग अगर आप देखें तो दोस्त मोहम्मद खान, यह अफगानिस्तान का इस समय किंग था। और इसी ने शुजा शाह को मार भगाया था, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तो इस त्रिपक्षीय समझौते के बाद इसको किंग बनाया जाएगा। किसके स्थान पर? दोस्त मोहम्मद खान के स्थान पर शुजा शाह को किंग बनाया जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह क्यों चाहते थे दोस्त मोहम्मद को हटा दिया जाए? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दोस्त मोहम्मद की दुश्मनी थी। जमरूद की लड़ाई 1838 में, जमरूद की लड़ाई 1838 में अफगान सेना ने, जमरूद की लड़ाई में दोस्त मोहम्मद खान की सेना ने जमरूद की लड़ाई में 1838 में महाराजा रणजीत सिंह को हरा दिया था। लेकिन फिर भी पेशावर अभी तक महाराजा रणजीत सिंह के पास था। पेशावर बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस था। पेशावर अफगानिस्तान के किंग के अंडर में था, जिसको महाराजा रणजीत सिंह ने छीन लिया था। जमरूद की लड़ाई 1838 में हारने के बाद भी पेशावर इन्हीं के पास रहा, रणजीत सिंह के पास रहा। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, इसके लिए हुआ क्या? ब्रिटिश फोर्सेस ब्रिटिश फोर्सेस और महाराजा रणजीत सिंह की फोर्सेस अफगानिस्तान पर अटैक किया। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश फोर्सेस लगभग 6000 के आसपास फोर्सेस थी। जनरल अलेक्जेंडर बर्न के नेतृत्व में, चार्ल्स बर्न भी था उसमें, एल्फिंस्टोन भी था, और भी कई बड़े बड़े अधिकारी थे। तो ब्रिटिश कंपनी का जनरल अलेक्जेंडर बर्न के नेतृत्व में 6000 के आसपास इंडियन ट्रूप्स थी, भारतीय सेना थी। अफगानिस्तान पर अटैक किया। अफगानिस्तान का किंग दोस्त मोहम्मद भाग गया। बाद में अफगानिस्तान के किंग दोस्त मोहम्मद जब भाग गया तो अफगानिस्तान का काबुल इत्यादि क्षेत्र कंपनी और रणजीत सिंह के अंडर में आ गया। कंपनी ने इनको गद्दी पर बैठा दिया। कब? 1839 में। कंपनी ने 1839 में शुजा शाह को अफगानिस्तान का किंग बना दिया। तो बच्ची, अफगानिस्तान का किंग बन गया, दोस्त मोहम्मद भाग गया। कहां भाग गया? बामियाना भाग गया। अफगानिस्तान से लगा हुआ था बामियाना, वहां चला गया। पहले बामियाना उज्बेकिस्तान के अंडर में था, वहां से फोर्सेस इकट्ठा करके फिर अफगानिस्तान पर अटैक किया। अफगानिस्तान पर जब अटैक किया तो ब्रिटिश फोर्सेस ने 1841 में दोस्त मोहम्मद को बुरी तरह से हराया। 1841 में दोस्त मोहम्मद यानी ये हार गया, डिफीटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्त मोहम्मद को हरा करके, दोस्त मोहम्मद को पकड़ करके इसको कैलकाटा भेज दिया बच्चों। तो दोस्त मोहम्मद को कलकत्ता में बंधक बना लिया। तो इस तरह से शुजा शाह अफगानिस्तान का किंग बन गया। कब? 1839 में। लेकिन आपको बताएं कि दोस्त मोहम्मद का बेटा मोहम्मद अकबर खान ने वहां के ट्राइबल फोर्सेस को इकट्ठा किया, अफगानियों को इकट्ठा किया, और इसके बाद
उसने 1848 में, 1842 की बात है बच्चे, 1842 की बात है, इस समय अफगान अफगान फोर्सेस रिटेलिएट किया। बच्चे अफगान सेना ने भयंकर आक्रमण किया था 1848 में, 1842 में, 48 नहीं 1842 में अफगान फोर्सेस ने भयंकर रिटेलिएट किया और इस रिटेलिएशन में शाह सुजा भी मारा गया और जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे बच्चे, चार्ल्स एलेक्जेंडर चार्ल्स बर्न, एलेक्जेंडर बर्न्स दोनों मारे गए, एलिफेंस्टोन मारे गए, यानी एलेक्जेंडर बर्न्स यह भी मारा गया, चार्ल्स बर्न यह भी मारा गया, एलिफिंस्टोन ब्रिटिश अधिकारी यह भी मारा गया था। अब आपको बताएं कि ब्रिटिश फोर्स बुरी तरह से इसमें मारी गई, जितने भी सेना थे लगभग सब मारे गए, लेकिन कुछ एक डॉक्टर वगैरह थे जो मिलिट्री के, वही बच पाए बड़ी मुश्किल से। उन्होंने इस घटना के बारे में ब्रिटिश कंपनी को बताया। तो बच्चे यह भयंकर लड़ाई, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, कब से कब तक लड़ा गया था ये ध्यान रखिएगा। 1839 से 1842 के बीच में द फर्स्ट अफगान वार, प्रथम अफगान युद्ध, यह लड़ाई 1839 से 1842 के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें अफगान्स अफगान्स डिफीटेड ब्रिटिश फोर्सेस, अफगानों ने ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से हराया था। तो इस तरह से फर्स्ट अफगान वार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बच्चे बहुत ह्यूमिलिएट किया था। लॉर्ड ऑकलैंड को इस हार का उत्तरदायित्व थोप दिया गया, लॉर्ड ऑकलैंड पर हार के उत्तरदायित्व थोप दिया गया था कि इसकी हार के लिए लॉर्ड ऑकलैंड जिम्मेदार था, लॉर्ड ऑकलैंड की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार थी। लॉर्ड ऑकलैंड को 1842 में वापस बुला लिया गया। लॉर्ड ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलेनबरो को भेजा गया था। तो बच्चों बताइए, समझ में आ गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ा काम इसके समय में अफगान वार लड़ा गया था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, और इसमें ब्रिटिश कंपनी को असफलता मिली थी। ब्रिटिश कंपनी को असफलता मिली, लॉर्ड ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया, लॉर्ड ऑकलैंड को वापस बुलाया गया बच्चों। अब हुआ क्या, लॉर्ड एलेनबरो आया इसके स्थान पर, लॉर्ड एलेनबरो लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 1844 तक लॉर्ड एलेनबरो आया। आपको बताएं कि लॉर्ड एलेनबरो पहले भी आ चुका था, लेकिन गवर्नर जनरल के रूप में नहीं, बल्कि सेनापति के रूप में पहले भी आ चुका था। लॉर्ड एलेनबरो ने आकर के अफगानिस्तान के साथ समझौता कर लिया। क्या समझौता किया? दोस्त मोहम्मद खान को कलकत्ता से फिर अफगानिस्तान ले जाया गया और दोस्त मोहम्मद खान को अफगानिस्तान का किंग बनाया गया। दोस्त मोहम्मद खान से कहा गया कि आप रशिया के प्रभाव में ना आए, आप फ्रांस के प्रभाव में ना आए। दोस्त मोहम्मद खान ने प्रॉमिस किया और कुछ ब्रिटिश अधिकारी अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में रखे गए। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि एलेनबरो के आने के बाद अफगान जो अफगान अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था, वे अफगान अब थोड़ा बहुत ब्रिटिश कंपनी को थोड़ा बहुत उनके फेवर में काम किया। तो इसका सबसे बड़ा योगदान यही बच्चे, ही कंक्लूडेड he concluded
ट्रीटी विद अफगान किंग दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्त मोहम्मद खान के साथ इसने एक समझौता किया। दोस्त मोहम्मद खान के साथ एक समझौता किया। बच्चों यह समझौता यही था कि दोस्त मोहम्मद खान जो पहले इसको हटा करके कलकत्ता में रखा गया था, इसको फिर से कलकत्ता से अफगानिस्तान में ले जाकर अपॉइंट किया गया था। तो इस तरह दोस्त मोहम्मद खान को अफगानिस्तान का किंग बनाया। उसे समझौता कर लिया कि देखिए आप हमारे अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे। कंपनी का एक डेलीगेट अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में रहेगा। अफगान फोर्सेस आप अपने हिसाब से शासन चलाएं। रशिया के दबाव को इंडिया अफगानिस्तान में मत ले आइए, या रशिया के दबाव में मत आइए। अफगानिस्तान को यही सलाह दिया गया और अफगानिस्तान ने ब्रिटिश कंपनी की बात को माना। अफगानिस्तान ने रशियन प्रभाव में नहीं आया। तो बच्चे लॉर्ड ऑकलैंड को कह सकते हैं कुछ हद तक इसने समझौते में कंपनी के सम्मान की बात किया, और दोस्त मोहम्मद को अंत में, दोस्त मोहम्मद खान को अंत में अफगानिस्तान का किंग बनाना पड़ा। देखिए लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था? सिंध का विलय। बच्चों एनेक्सेशन ऑफ सिंध, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध का विलय, यह एक महत्वपूर्ण कदम था। आप जानते हैं 1843 में सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो ने किया था। बच्चों सिंध एक ऐसा प्रांत था जो बेहद सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सिंध पर अधिकार करना बड़ा जरूरी था। तब जब फर्स्ट अफगान वार में हार गए, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने डिसाइड किया कि अफगानिस्तान पे दबाव बनाना है तो सिंध को पहले कंपनी के अंडर में लाओ। इसके लिए लॉर्ड एलनबरो ने काम किया था। एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को सिंध में जनरल बना के भेजा। चार्ल्स नेपियर सतलुज नदी के माध्यम से वह सिंध प्रांत जाके पहुंचा, और सिंध का शासन बलूची सरदार करते थे। बच्चे सिंध का शासक जो होते थे बलूची सरदार थे, जिनको अमीर कहते थे। अमीर का मतलब नोबल, अमीर का मतलब नोबल। तो यह सिंध उस समय बलूची सरदारों के पास था। आज भी देखिए वहां बलूचिस्तान के सरदार काफी हावी हैं। बलूची सरदारों को इंडिया हवा भी देता रहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो सिंध में बलूची सरदारों का शासन था, जिनको अमीर कहते थे। वैसे पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध में 1775 में गई थी, लेकिन उसको लगा कि सिंध से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए 1792 में ब्रिटिश कंपनी वहां से अपना बस्ता बोरिया बांध के चली आई। अब जब अब जब फ्रांसीसी और अमेरिका कुछ ऐसे बाहरी ताकतें सिंध में आकर के अपना दबदबा बना रही थीं, तब चार्ल्स नेपियर सिंध गए थे। और चार्ल्स नेपियर को, वैसे आपको बताएं, चार्ल्स नेपियर को लॉर्ड एलनबरो ने भेजा था, और इसी मकसद से भेजा था कि वे जाएं और सिंध के किंग को अपने अंडर में मिलाएं, और फिर बाद में सिंध के किंग को हरा करके सिंध को कंपनी में भी लेकर ले, अनेक्स कर ले। लेकिन बच्चों आपको बताएं कि 1792 में, 1775 में पहली बार गई थी कंपनी, 1792 में कंपनी सिंध को छोड़ दिया था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में 1809 में 1809 में सिंध के अमीरों से एक समझौता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में कराया। उस समझौते का नाम था द इटरनल फ्रेंडशिप समझौता हुआ था। द इटरनल फ्रेंडशिप, यह समझौता हुआ था, यानी आंतरिक दोस्ताना समझौता किया था, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1820 में इस संधि को रिन्यू किया था। 1820 में इस संधि को रिन्यू किया था। अब इसके बाद हुआ क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव में आकर के
सिंध के अमीरों ने यानी सिंध के किंग ने फ्रांसीसियों को वहां से हटा दिया, डचेस को हटा दिया, अमेरिकन कॉलोनी को वहां से बंद कर दिया, बंदरगाह को। अब 1820 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध पर अपना दबदबा कायम करने लगी। अंत में सिंध के अमीरों ने जबरदस्ती सिंध के अमीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। आपको बताएं कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1843 की बात है, बैटल ऑफ मियामी, बैटल ऑफ मियामी, मियानी, और एक बैटल और था, बैटल ऑफ दोबो, बैटल ऑफ दोबो, यानी मियानी की लड़ाई, मियानी की लड़ाई। और बच्चों दोबो की लड़ाई में, दोबो की लड़ाई, इन दोनों लड़ाइयों में ब्रिटिश फोर्सेस या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द अमीर्स ऑफ सिंध, सिंध के अमीरों को हरा दिया। तो 1843 में मियामी की बैटल में, दोबो की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध के अमीरों को हराया। और इसी साल बच्चों 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश कंपनी में कर लिया गया। सिंध वाज अनेक्स्ड इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिंध का विलय इसी वर्ष कर लिया था, सिंध का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लिया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके शासनकाल में बच्चों यही हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लॉर्ड एलेनबरो के बाद बच्चों नेक्स्ट अगला जो आया, अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो के बाद जो आया वह लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट था, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट इसके बाद आया था। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के शासनकाल में फर्स्ट एंग्लो सिख वार लड़ा गया था, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845-46 में, द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध लड़ा गया था बच्चों, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845-46 में लड़ा गया था। आपको पता होगा यह लड़ाई बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिखों के बीच में लड़ा गया था। इस समय सिखों का नेता दलीप सिंह थे। दलीप सिंह बच्चे नाबालिग थे, इनकी मदर का नाम जिंद कौर था। जिंद कौर संरक्षिका के रूप में शासन चला रही थी। तो 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के शासनकाल में पहला सिख वार लड़ा गया। अब देखिए सिख वार क्यों लड़ा गया, आप सभी जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महाराजा रणजीत सिंह के साथ दोस्ताना संबंध था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद खड़क सिंह सत्ता में आए, निकम्मा, अयोग्य। कुछ महीने के बाद उसको हटा दिया गया। उसके बाद नौनिहाल सिंह सत्ता में आए, नौनिहाल सिंह सत्ता में आए, उनको भी डोगरा लोगों ने हटा दिया। और उसको हटाने के बाद एक पॉपेट को गद्दी पर बैठा दिया, शेर खान नाम था उसका, शेर खान या शेर सिंह खान या शेर सिंह भी कहते हैं उसको, वह गद्दी पर बैठा। उसके बाद देन उसको भी हटा दिया गया। देन दलीप सिंह जो कि नाबालिग था उसको सत्ता में लाए।
रानी जिंद कौर को उसकी संरक्षिका बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा अब सिखों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, सिखों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना रणजीत सिंह के समय में थी। इसलिए सिखों के नजदीक फैजपुर नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 के अमृतसर की संधि का उल्लंघन किया और सतलुज क्रॉस करके फैजपुर के पास अपना एक कंटेनमेंट बना दिया, यानी एक मिलिट्री जोन बना दिया। इस बात से सिख बुरा मान गए। ध्यान रखिएगा, जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सतलुज के उस तरफ नहीं जाएगी। सतलुज को बॉर्डर डिसाइड किया गया था क्योंकि 1809 में अमृतसर का समझौता हुआ था। अमृतसर संधि के द्वारा यही हुआ था कि ब्रिटिश कंपनी वह सतलुज क्रॉस नहीं करेगी। अब देखिए महाराजा रणजीत सिंह 1839 में उनका देहांत हो गया। उनके डेथ के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारी कंपनी को रोकने में असक्षम रहे। कंपनी ने सतलुज क्रॉस करके फैजपुर के पास अपना मिलिट्री जोन बना लिया और देन इसके बाद सिख कुछ बुरा मान गए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पंगा नहीं लेना चाहते थे। मजबूरी में सिखों को पंगा लेना पड़ा और 1845-46 में लड़े गए फर्स्ट एंग्लो सिख वार में सबराओ की लड़ाई में, बच्चों सबराओ की लड़ाई में 1846 में सिख बुरी तरह से हार गए और इस हार के बाद 1846 में सिखों ने लाहौर की संधि कर लिया। लाहौर की संधि के बाद हुआ क्या, दुलीप सिंह को राजा मान्यता दे दिया गया, उनकी मम्मी जिंद कौर को संरक्षिका बना दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिख दरबार लाहौर में अपना एक डेलीगेट रखेगा। तमाम शर्तें थोप दिया जिससे सिख कंपनी के क्लच में आ गए। तो कुल मिला के महाराजा रणजीत सिंह का देहांत, महाराजा रंजीत सिंह का देहांत कब मरे, 1839 में। इनका देहांत के बाद ही समस्या आने लगी। इनके उत्तराधिकारी खड़ग सिंह बने। खड़ग सिंह, इनको हटा दिया, नौनिहाल सिंह सत्ता में आए। फिर इनके बाद शेर सिंह आए और इसके बाद बच्चे दुलीप सिंह आए। तो इस तरह से बेहद कमजोर निकम्मे उत्तराधिकारी यह पंजाब की सत्ता में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस लड़ाई में बुरी तरह से सिखों को हराया। आपको बताएं कि 1846 में बैटल ऑफ सबराओ, बैटल ऑफ सबराओ, सबराओ की लड़ाई में सबराओ की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, सिखों को बुरी तरह से हराया बच्चों। इस हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1846 में द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि कर लिया। अब देखिए संधि के द्वारा तमाम शर्तें ब्रिटिश कंपनी ने सिखों पर थोपी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच समझौता ट्रीटी ऑफ लाहौर हो गया। इस लाहौर संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अनेक शर्तें थोप दिया गया था। तो लाहौर की संधि के द्वारा जैसे दुलीप सिंह को किंग बना दिया गया, जिंद कौर को संरक्षिका बना दिया, लाहौर दरबार में कंपनी का प्रतिनिधि रखा गया, कंपनी को और किसी के अंडर में न आने को कहा गया। तो इस तरह से पूरा मिलाकर के ब्रिटिश कंपनी इसमें हार गई और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बच्चों ये। ठीक है, तो आई थिंक यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको बताएं कि लॉर्ड हार्डिंग के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आया वह बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, आइए उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग के बाद बच्चे लॉर्ड डलहौजी आया। तो लॉर्ड डलहौजी
1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी बेहद इंपॉर्टेंट है। डलहौजी के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप जानते हैं, डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन। डलहौजी की हड़प नीति बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हड़प नीति क्या है डलहौजी की। किस तरह डलहौजी ने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को अपने अंडर में कर लिया, ब्रिटिश इंडियन रियासतों को अपने अंडर में कर लिया था। हड़प नीति में बच्चे तीन पॉलिसी हैं इसकी। इसकी हड़प नीति में अगर आप देखें तीन तीन पॉलिसी है। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसमें आता है, यानी व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत या इसको गोद लेने की प्रथा का अंत कहते हैं। दूसरा आता है कॉन्करिंग इंडियन स्टेट्स। कॉन्करिंग इंडियन स्टेट्स, भारतीय रियासतों को जीतना, भारतीय रियासतों को जीतना और फिर उनका विलय कर लेना। तीसरा इसमें आता है मिसमैनेजमेंट, यानी इसको कहते हैं कुशासन। तीनों हड़प नीति के अंडर में आता है। आप जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा डलहौजी ने तमाम स्टेट को हड़प लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा इसने डलहौजी ने तमाम राज्यों को हड़प लिया था, जीतकर भी कई राज्यों को मिला लिया था। ठीक है, तो बच्चे डलहौजी के शासनकाल में रेलवे ट्रेन भी चली है, बहुत सारी बातें हैं इसके शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में पीडब्ल्यूडी का गठन किया गया था। डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स वुड का वुड्स डिस्पैच भी आया था, जिसने 3 विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश किया था। डलहौजी के शासनकाल में बच्चों फर्स्ट बर्मीज वार लड़ा गया था, जिसमें बर्मा हार गया था। डलहौजी के शासनकाल में सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिख दोबारा हार गए। डलहौजी ने पूरा पंजाब कंपनी में शामिल कर लिया था। तो कई सारी हैं। डलहौजी के शासनकाल में सेकेंड बर्मीज वार था। फर्स्ट बर्मीज वार तो हमने आपको बताया था 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया था। तो फर्स्ट बर्मीज वार वह आपको हमने बताया था एमहर्स्ट के शासनकाल में था, लेकिन सेकेंड बर्मीज वार डलहौजी के समय में लड़ा गया था। डलहौजी ने बर्मा के किंग को हराया और लोअर बर्मा को ब्रिटिश कंपनी में शामिल कर लिया था। मैं यही बता रहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा डलहौजी ने उन राज्यों को हड़पा जो कंपनी की मदद से बने थे। जैसे जो राज्य इंडिया में ऑलरेडी थे, जिनको आप यूं कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में गोद ले सकते थे। लेकिन वे स्टेट जो डिपेंडेंट स्टेट थे, कंपनी के ऊपर डिपेंड थे, वे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में हड़प लिए जाते थे। तो तीन कैटेगरी के इंडिया में स्टेट थे। वे स्टेट जो सेल्फ डिपेंडेंट थे, जिन पर कंपनी ने बनाने में कहीं पर कोई योगदान नहीं दिया। दूसरे प्रकार के वे स्टेट थे जिनमें थोड़ा बहुत कंपनी ने मदद किया था। और तीसरे वे थे जो टोटली ब्रिटिश कंपनी की ऊपर डिपेंड थे, जिन कंपनी जिनको बनाया था। पहले वालों को यानी फर्स्ट कैटेगरी की स्टेट की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। यदि राजा वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में मर गया तो ऐसे स्टेट को हड़पा नहीं जाएगा। दूसरी कैटेगरी में जो स्टेट थे
वे अगर राजा मर जाए बिना वास्तविक उत्तराधिकारी के तो क्वीन कंपनी से परमिशन लेकर गोद ले सकती थी। तीसरे कैटेगरी की स्टेट में अगर किंग का देहांत हो जाए तो क्वीन किसी भी कंडीशन में बच्चे को गोद लेकर उत्तराधिकारी नहीं बना सकती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में तीन कैटेगरीज के स्टेट थे। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरीज के स्टेट को हड़पा नहीं जाता था। थर्ड कैटेगरी की स्टेट को हड़पा जाता था जो कंपनी के ऊपर डिपेंड थे, जिनको कंपनी ने खुद बनाया था। ऐसे राज्यों के लिए हड़प नीति लागू होता था। अच्छा, दूसरा जो था कॉन्करिंग द स्टेट्स, जैसे पंजाब को डलहौजी ने जीत कर मिला लिया, बरार को डलहौजी ने जीत कर मिला लिया था। तो ऐसे स्टेट जो कंपनी की बात नहीं माने और कंपनी ने उन पर अटैक किया और फिर उनको हड़प कर अपनी कंपनी अपने किंगडम में शामिल कर लिया। तीसरा, मिसमैनेज के अंडर में कुशासन के आरोप में 1856 में डलहौजी ने अवध स्टेट को हड़प लिया था। तो बच्चों, इस तरह से डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में हम इसको डिस्कस करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में तमाम स्टेट को डलहौजी ने शामिल कर लिया था। गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया। कम शब्द में इसका एक्चुअल मीनिंग व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, इसमें होता क्या था कि इफ किंग डाइड विदाउट एनी रियल सक्सेसर, इफ किंग डाइड विदाउट एनी रियल सक्सेसर, विदाउट एनी रियल सक्सेसर, तो क्वीन कुडंट एडॉप्ट अ चाइल्ड। यदि राजा वास्तविक उत्तराधिकारी यदि राजा वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में मर जाए तो रानी किसी बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बनाएगी। ऐसे राज्यों को डलहौजी हड़प लेता था। तो बच्चों, ऐसे राज्यों को डलहौजी हड़प लेता था। ठीक है। तो इफ किंग डाइड विदाउट एनी रियल सक्सेसर, क्वीन कुडंट एडॉप्ट अ चाइल्ड, दैट स्टेट वाज अनेक्स्ड इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे राज्य को कंपनी में हड़प लिया जाता था। अब देखिए, आपको बताएं पहला स्टेट जिसको इसके अंडर में हड़पा गया, पहला स्टेट बच्चों सतारा। यह महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र में पहला स्टेट था। 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार बना। डलहौजी ने इस राज्य को हड़प लिया था। और वैसे तो अंतिम स्टेट था झांसी 1853 में, सेकेंड लास्ट स्टेट था। नागपुर अंतिम स्टेट था। अंतिम स्टेट अगर आप देखें तो ये पहला स्टेट था बच्चे, प्रथम राज्य। और अंतिम राज्य अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट में कौन था, तो नागपुर लास्ट स्टेट था। इसको 1854 में शामिल किया गया। नागपुर भी महाराष्ट्र में था। नागपुर स्टेट को 1854 में शामिल किया गया था। सेकेंड लास्ट झांसी स्टेट था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसके बाद कई स्टेट थे जिनको हड़प लिया गया था। प्रथम स्टेट अगर आपसे पूछे तो सतारा लगाइएगा,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुआ। अंतिम स्टेट अगर पूछा जाए तो नागपुर था। बीच में कई सारे स्टेट हैं, उदयपुर, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, झांसी। झांसी 1853 में शामिल किया गया था। तो इस तरह से इतने राज्य हैं, सतारा, उदयपुर, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, झांसी और अंतिम राज्य नागपुर हैं। इतने 7 राज्य हैं जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में शामिल किया गया था। लक्ष्मीबाई का वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में इनके पुत्र का देहांत हो गया था। वैसे लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका को मन्नूबाई भी कहते थे। मणिकर्णिका यानी मन्नूबाई का एक रियल सक्सेसर था, उसका नाम दामोदर राव था। लेकिन मणिकर्णिका का जो बेटा था रियल सक्सेसर, उसका देहांत हो गया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का देहांत हो गया। इसके बाद लक्ष्मीबाई ने अपने ज्येष्ठ के पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम आनंद राव था। आनंद राव का नाम बदल करके दामोदर राव रखा और फिर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। डलहौजी नहीं माना, डलहौजी ने राज्य को हड़प लिया। इसी वजह से 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका अंग्रेजों से लड़ी थी। और आपको पता होगा सबसे टफ फाइट लक्ष्मीबाई ने ही दिया था। तो बच्चे, पहला स्टेट सतारा, अंतिम स्टेट नागपुर था, जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में शामिल किया गया। लेकिन पंजाब स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में शामिल नहीं किया था। डलहौजी ने पंजाब से सेकेंड एंग्लो सिख वार लड़ा था। डलहौजी ने देखा अब परिस्थिति पंजाब की ठीक नहीं है। डलहौजी ने क्या किया, पंजाब पर अटैक कर दिया। 1848-49 में लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में डलहौजी ने पंजाब को हरा करके पंजाब को ही शामिल कर लिया। तो बच्चे, सेकेंड एंग्लो सिख वार, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, सिखों को इसमें हरा दिया और डलहौजी ने पंजाब को 1849 में शामिल कर लिया। अनेक्स्ट इसको जीतकर शामिल किया था। ब्रिटिश साम्राज्य में इसको जीतकर शामिल किया था। ब्रिटिश साम्राज्य में जीतकर मिलाया। तो इस तरह से एक स्टेट और था जिसको जीता था 1852 में। बरार एक स्टेट था बच्चों, बरार कर्नाटका में। यह स्टेट भी डलहौजी ने इसको भी जीतकर शामिल कर लिया था। 2 स्टेट थे जिनको जीतकर शामिल किया था। और बच्चे, 1856 की बात है। इस समय डलहौजी ने अवध स्टेट को शामिल कर लिया था। अवध आज का लखनऊ, पुराना नाम लक्ष्मणपुर है। अवध अनेक्स्ट अंडर मिस मैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस, अनेक्स्ट अंडर मिस मैनेजमेंट। बच्चों, अवध को कुशासन के आरोप में शामिल कर लिया था। अवध को कुशासन के आरोप में हड़प लिया। तो डलहौजी ने अवध स्टेट को कुशासन के आरोप में 1856 में शामिल कर लिया। यहां का नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह बूढ़ा हो गया था काफी। यह अवध का नवाब था बच्चे, और इसकी वाइफ का नाम बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, जिसे नवाब वाजिद अली शाह ने
महल परी की उपाधि दिया था, महल परी की टाइटल इनको दिया था। और बच्चों इनका बेटा अगर आप देखें तो बिरजिश कादिर था, बिरजिश कादिर ये इनका बेटा था। तो इस तरह से वाजिद अली शाह की बेगम बेगम हजरत महल थी। वाजिद अली शाह बूढ़ा हो गया था, बाद में वाजिद अली शाह का देहांत हो गया था। बेगम हजरत महल ने अपने युवा पुत्र ब्रिजिश कादिर के लिए अवध का शासन चला रही थी। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया। 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था। तो इस तरह से डलहौजी ने अवध स्टेट को हड़प लिया। तो बच्चे डलहौजी की पॉलिसी, तीनों पॉलिसी हड़प नीति, तीनों के अंडर में आपने देखा किस तरह से इसने अवध स्टेट को शामिल कर लिया, किस तरह से पंजाब और बरार को शामिल कर लिया, और किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में तमाम स्टेट को शामिल कर लिया था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे